बस स्टैंड पर 2-4 ही लोग थे। मई की उस उमस भरी दोपहरी में वह सबसे अलग, कुछ परेशान सा अपने बस के इंतज़ार में खड़ा था। मैंने उस सीधे-सादे आदमी को अपना पता दिखाया। जवाब में उसने उस जगह जाने वाली बस का नंबर और नाम बता दिया। करीब 15 मिनट मैं इंतज़ार करती रही थी और इन 15 मिनटों में उसने मेरी बेचैनी, घबराहट और हल्के से डर को मेरे चेहरे पर पढ़ लिया था। वो समझ चुका था कि मैं इस शहर में नई हूँ। जाने कब वो मेरे करीब आ गया और क्षमा माँगते हुए मुझसे जानना चाहा कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है उस पर। गुस्सा तो बहुत आया कि मेरे पर्सनल मामले में धीरे-धीरे दखल-अंदाज़ी करना चाह रहा था वह, लेकिन उस शांत और निर्मल चेहरे को देखकर मैं सच्चाई के अलावा कुछ भी बयान नहीं कर पाई थी। दरअसल मैं अपने छोटे से शहर से दिल्ली में नौकरी करने आई थी और एक लेडीज़ हॉस्टल खोज रही थी। 2-4 मिनटों के बाद ही एक बस मुझे मिल गई थी और जब मेरे साथ वो शख्स भी उस बस में सवार हुआ तो मुझे लगा था कि इस आदमी से पता पूछकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी शायद। अब तो वो पीछे ही पड़ गया, पर आधे घंटे के सफ़र में मुझे उसने बताया कि ये एक संयोग ही था कि वो भी मेरी तरह ही एक मकान की खोज में निकला है। हालाँकि वो इसी शहर का रहने वाला है, पर उसे एक नए मकान की तलाश है और इसी तलाश में वो मेरे इलाके की ओर जा रहा था। कुछ देर बाद वो अपना कार्ड मेरे हाथों में थमा कर जा चुका था। जब मैंने अपने पापा से राघव को मिलाया था, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी चंचल व शरारती बेटी को इतना सीधा-साधा और भद्र व्यक्ति कैसे पसंद आ गया। जिस लड़की ने बचपन से ही अपने मनपसंदीदा राम राजकुमार की छवि में अपनी ही तरह स्मार्ट, चंचल और चुलबुले व्यक्तित्व की कल्पना की थी, उस आदमी को एक साधारण से नैन नक्श वाले व्यक्ति ने कैसे जीत लिया। राघव से मिलकर पापा भी बेहद खुश हुए थे और उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी राघव के साथ वाकई खुश रहेगी। पापा ने जब राघव के बारे में जानना चाहा था तो मैं बताती चली गई थी। राघव से मेरी दूसरी मुलाकात भी जल्दी ही हो गई थी। वो मुझसे मिलने हॉस्टल आया था। उसने भी खुशी से बताया कि उसे एक अच्छा मकान मिल गया है। तब तक मैं अपनी नई नौकरी और नए शहर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में लग चुकी थी। मैंने देखा कि राघव सीधी-सादी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता था। तब मैं उसे साधारण साज-सज्जा से हटकर नए ज़माने के साथ कदम मिलाने की राय देने से नहीं चूकती थी। इस पर वह मुझे दिल्ली के चकाचौंध वाली दुनिया से सावधान कराने की कोशिश करता। मैं ज़िंदगी की कड़वाहट और दर्द भरी सच्चाइयों से दूर एक मौज-मस्ती वाली ज़िंदगी के सपने देखा करती थी। मुझे तलाश थी एक ऐसे हीरो की जो मुझे डिस्को पार्टी, पिकनिक आदि पर ले जाए, जो खूबसूरत हो। एक शाम राघव ने जब बेझिझक मुझसे कहा कि वो मुझे चाहता है और अपने घरवाले से मुझे मिलवाना चाहता है, तो मैं उसके साहस को देखकर खींच उठी थी। गुस्सा तो इतना आया था कि उस बेढंगे आदमी से कहूँ कि क्या ऐसा कहने से पहले उसने खुद को आईने में ठीक से देखा भी है? ये तो मेरी उदारता है कि मैं उस जैसे आदमी के साथ दोस्ती निभा रही हूँ, पर मैं उसे उस नेक इंसान को कोई दुःख भी नहीं दे सकती थी। खुद को सँभाल कर मैंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस समय राघव के चेहरे पर उठे भावों को मैं पढ़ नहीं पाई थी और ना ही उसे पढ़ने में मेरी रुचि ही थी। मेरी सहेली संजू ने मुझे कहा भी था कि राघव मुझे बेहद प्यार करता है, पर उसका प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब मैं उससे कतराने भी लगी थी। एक बार राघव ने किसी काम से मुझे अपने दफ़्तर बुलाया था, पर मैं पहुँच नहीं पाई। बाद में राघव ने मुझसे पूछा था, राधा कल तुम मेरे दफ़्तर आने वाली थी ना? मैं सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था और शाम को तुम्हारे हॉस्टल भी फ़ोन किया था। तब संजू ने बताया कि तुम किसी राहुल के साथ कहीं बाहर गई हुई हो। वैसे कौन है ये राहुल? राघव के लहजे में एक अधिकार और प्यार की झलक स्पष्ट थी और मैं इससे चिढ़ गई। क्यों? अब कहीं किसी के साथ जाने के लिए भी तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी। राघव को मेरी इस रुखाई से बुरा तो ज़रूर लगा था। मुझे लगा था मुझे मनाएगा, लेकिन वो मिट्टी का माधो कुछ न कह सका। वो मेरी समझ से परे था। उसने बस इतना कहा था, तुम इस शहर में नई हो, तुम्हें अभी अपने सही और गलत दोस्तों की पहचान नहीं है। रात गए किसी अजनबी के साथ। राघव की पूरी बात सुनने का धैर्य मुझ में नहीं था। मैंने उसे काटते हुए कहा, राघव मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 26 साल की हो गई हूँ और राहुल मेरे ऑफिस का दोस्त है। राघव ने मुझे समझाते हुए फिर आगे कहा था, तुम राहुल को ऑफिस के एक दोस्त के रूप में ही तो जानती हो और तुम उस पर इतना विश्वास करने लगी हो कि देर रात डिस्को में उसके साथ बिताओ, और मैं एक दोस्त के रूप में इतना भी हक नहीं रखता कि तुमसे कुछ पूछ सकूं। राघव सही था, पर तब तक मुझ पर राहुल के प्यार का जादू चल चुका था। मैं उसे एक तरफा प्यार तो करने ही लगी थी और जब मैं उसकी मोटरसाइकिल पर बैठी शहर की सैर करती, तब मुझे अपने भाग्य पर गर्व होता था। राहुल मुझे डिस्को, सिनेमा और अपने दोस्तों की पार्टियों में भी ले जाने लगा था, पर दूसरी ओर राघव जैसे मुझसे और भी ज़्यादा चिपकता जा रहा था। उसके सवाल अब मुझे बिंधने लगे थे, उसके साथ समय बिताना अब मुझे भारी लगने लगा था। राहुल ने मुझे जल्दी ही इस लेडीज़ हॉस्टल के चारदीवारी की रोक-टोक से भी मुक्ति दिलाने का इंतज़ाम कर लिया। जब एक कमरे का फ्लैट किराए पर मिला
तो मैंने आज़ादी की एक गहरी सांस ली। राघव को बिना बताए मैंने अपना सामान लेडीज हॉस्टल से समेट लिया। हालांकि संजू ने मुझे रोकने की असफल कोशिश करने के बाद राघव को खबर कर दी थी। राघव जब फ्लैट पर आया था तब मैं राहुल का इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में जब राहुल मुझे लेने आया तब राघव को देखकर उसने एक रूखा सा हाय फेंका था। मैं राहुल के सामने शर्मिंदा हो रही थी कि कहीं वो राघव को मेरे दोस्त के रूप में देखकर वेरी पुअर टेस्ट न कह दे। किसी तरह मैं राघव को विदा कर राहुल के साथ बाहर निकली थी। अब मैं चाहती थी कि राहुल जल्दी से अपने प्यार का इजहार कर मुझसे शादी कर ले ताकि राघव की शंका को मैं हमेशा के लिए दूर कर सकूं। पर राहुल अभी कुछ और मौज मस्ती करना चाहता था। उसके अनुसार शादी के बाद घर परिवार के झमेलों में उलझने के बाद घूमना फिरना कहाँ हो पाता है। इसलिए वो एक सप्ताह के लिए मुझे मसूरी ले गया। वहाँ उसने पहले से ही एक कमरा बुक करा रखा था। दिन भर की चहल पहल के बाद रात को जब उसने एक ही कमरे में सोने की बात कही तो मैं घबरा गई थी। मैं तब समझ पाई थी कि ऊपर से मैं चाहे लाख कोशिश कर आधुनिकता का रंगीन नकाब लगा लूं, अंदर से मैं अपने छोटे से शहर की एक भारतीय लड़की ही थी। मेरा दिल तब वहां से निकलना चाह रहा था, लेकिन राहुल मेरी अनुनय विनय को ठुकराता हुआ मुझे शराब के पैक बढ़ा रहा था। मैं अब अकेले इतनी रात गए यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। तब मुझे राघव का ख्याल आया, जो मेरी हर छोटी बड़ी सही गलत बात को पूरी किया करता था। जब राहुल मेरे साथ बदतमीजी पर उतर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि पिछले 1 वर्षों की दोस्ती में राघव ने कभी भी मुझे एकांत में छूने की कोशिश नहीं की थी। और जब मैं राहुल से बचकर भाग रही थी तब राघव के सहारे की उम्मीद साथ थी। इसके बाद 2 दिनों तक मैं अपने कमरे में कैद रही थी और जब 2 दिनों बाद हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली थी तो राघव मेरे करीब था। मैं बिना कुछ कहे रो पड़ी थी और राघव शर्मिंदगी के साथ कह रहा था, मुझे माफ़ करना। मैं अचरज से बोल पड़ी थी, तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? वो इसलिए कि मैं सही समय पर तुम्हें राहुल के साथ जाने से रोक नहीं पाया था, वरना तुम पर ये मुसीबत नहीं आती। खैर, अब मैं तुम्हें अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा। राघव ने अपनी बाहों में मुझे थाम लिया था। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब